नमस्कार दोस्तों, अनूपी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। भारत के भूगोल में पीछे आप लोगों ने क्लास देखा होगा, तो उसमें 12 क्लास हो चुके हैं। ठीक है, अब अगला क्लास हम लोग पढ़ेंगे भारत के जो प्रमुख ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर या हिमानी। ठीक है, और उसके बाद से घाटी और दर्रे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग इसको विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हिमानी क्या होता है, घाटी क्या होता है, दर्रा क्या होता है। इसके नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लेशियर कहाँ मिल सकते हैं। ग्लेशियर कहाँ मिल सकते हैं, तो ये हिमालय रीजन में मिलेगा। ठीक है, इसके बाद से घाटी कहाँ पे होते हैं, ये को भी आपको समझ में आ गया होगा कि घाटियाँ मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं। 2-3 प्रकार की घाटियाँ होती हैं। वो कौन कौन सी घाटी होती है? एक तो नदी घाटी होती है, और दूसरा होता है जो 2 पर्वतों के बीच में, 2 या 2 से अधिक पर्वतों के बीच में समतल मैदान को भी घाटी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से एक होता है रिफ्ट घाटी, जो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण, ठीक है, उसमें तनाव के कारण जब भ्रंश उत्पन्न हो जाता है और उसमें जो नदी बहती है, ठीक है, तो वो बोलते हैं रिफ्ट घाटी। रिफ्ट घाटी का एक सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है, जो विश्व का सबसे बड़ा रिफ्ट घाटी है, वो आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे, भारत के संदर्भ में देखेंगे। यहाँ देख लीजिए हिमानी क्या होता है। हिमानी या ग्लेशियर या हिमनद, ये पृथ्वी के सतह पर विशाल आकृति वाली गतिशील बर्फ राशि होती है। ठीक है, जो अपने अत्यधिक भार के कारण क्या करती हैं, ये ढाल का अनुसरण करती हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि ये पर्वत है, ठीक है, और यहाँ पे बर्फबारी हुई तो यहाँ पे क्या हुआ, ग्लेशियर जम गए। और ये ऐसे तो देखने में छोटा इसमें लगेगा, लेकिन जो इनकी आकृति होती है बहुत बड़ी बड़ी होती है। अभी इसको बारे में हम लोग जब ऊपर देखेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। तो ये अपनी जो भार अत्यधिक होता है, इसके कारण ये ढाल का अनुसरण करते हुए, ठीक है, नीचे की तरफ खिसकती हैं। प्रतिदिन ये 8 से 30 सेंटीमीटर नीचे की तरफ खिसकती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि हिमानी क्या होती है या ग्लेशियर क्या होता है। तो भारत के जो सबसे प्रमुख ग्लेशियर, मुख्य रूप से 4-5 ग्लेशियर हैं। जो ग्लेशियर तो बहुत हैं, बहुत सारे ग्लेशियर हैं। आप काराकोरम रेंज में जाएंगे या जब आप कश्मीर घूमने जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे ग्लेशियर हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में तो चर्चा बहुत ज़्यादा मोस्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, ये देखिए, ये आपका है इस जगह पे सियाचिन ग्लेशियर। चूँकि बोर्ड पे या किताब में उसको सही आकृति दर्शाना बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग मैप का इस्तेमाल जरूर करा करें, मैप जरूर देखें। मैप देखने से क्या होता है कि जो उसका स्थायित्व, जो उसकी रियल जगह है, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैप के द्वारा दिखाया जा रहा है और आप भी जरूर देखें। तो ये रहा आपका सियाचिन ग्लेशियर। जो सियाचिन ग्लेशियर है वो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये 76 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, और इस ग्लेशियर के बारे में देखा जाए तो ध्रुवीय अगर क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, जो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा बर्फ जमा रहता है। तो अगर इन ध्रुवीय क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो विश्व का ये दूसरा सबसे बड़ा या सबसे लंबा ग्लेशियर है। तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि पहला कौन सा है। ठीक है, तो पहला है फेदचेंको ग्लेशियर। फेदचेंको
ग्लेशियर। कहाँ पर है ये? तजाकिस्तान में है। ठीक है, तजाकिस्तान। तजाकिस्तान में इसकी जो लंबाई है ये 77 किलोमीटर है। तो विश्व का जो ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर सबसे लंबा ग्लेशियर है वो है फेरचेंको ग्लेशियर। ठीक, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में और भी जान लेते हैं कि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत और पाकिस्तान पे इस पे हमेशा विवाद बना रहता है। दरअसल ये जो ग्लेशियर्स हैं ये किस श्रेणी में स्थित हैं? काराकोरम श्रेणी। ठीक है, काराकोरम श्रेणी है और इस पे इसको बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, पहले बोलते थे पाक अधिकृत कश्मीर। लेकिन आपको पता होगा कि पहले कश्मीर एक पूरा राज्य हुआ करता था, लेकिन इसका बंटवारा हो गया। 5 अगस्त को संसद में प्रस्ताव पेश किया गया था कि जम्मू कश्मीर का बंटवारा हो जाए। ठीक, उसके बाद से बिल पारित हुआ और पारित होने के बाद से 31 अक्टूबर 2019 को इसका बंटवारा हो गया। किसका? जम्मू और कश्मीर का बंटवारा हो गया और 2 क्षेत्रों में विभाजित हो गया। एक बना जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा बना लद्दाख। और ये जो दोनों हैं ये कौन से राज्य हैं? यूनियन टेरिटरी, यानी कि संघ शासित प्रदेश। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसका डेट भी पूछ सकता है कि जम्मू कश्मीर का विभाजन कब हुआ। तो 31 अक्टूबर 2019 को पूर्ण रूप से ये 2 भागों में विभाजित हो गया। तो अगर पूछा जाए कि क्या इनको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त है, तो नहीं, ये संघ शासित प्रदेश है। ठीक है, तो पहले ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता था, अब ये जो काराकोरम श्रेणी है ये लद्दाख के अंतर्गत आता है। लद्दाख। ठीक है, ये आपको पहले अगर आप कोई वीडियो देखे होंगे चाहे किताब, उसमें डाटा चेंज नहीं है, लेकिन आपको अब चूंकि एग्जाम का जो ट्रेंड है, ट्रेंड हमेशा चेंज होता रहता है, एक जैसे नहीं पूछेगा, उसको घुमा के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो अगर घुमाए, चाहे जितना भी घुमाए, आप वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है, और जो करंट अपडेट होता है उससे अगर आप अपडेट रहे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो अभी हम लोग बात कर रहे थे सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, तो सियाचिन ग्लेशियर पे आप देखते हैं कि भारतीय सेना भी वहाँ पे तैनात है। पश्चिम से उधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान का सेना वहाँ पे तैनात है। तो इस पे हमेशा विवाद बना रहता है अपने अधिग्रहण को लेके। ठीक, लेकिन भारत क्या है, भारत अब उसको पूरे कश्मीर को अपना अंग मानने लगा है। पहले ये जो क्या आता था कि इसको ऐसे हटा दिया जाता था नक्शे में, क्योंकि वो पाक अधिकृत कश्मीर हुआ करता था, आज भी है, लेकिन अब उसका अधिकार का वर्चस्व बना हुआ है। खैर, ये सब आईआर का विषय है। अभी हमको ये जानना है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में जानना है, और जो भारत है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये सारी चीज़ें आप लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक, उसके बाद से अब यहाँ पे जो प्रमुख ग्लेशियर्स हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर में ये भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर, विश्व कहा जाए तो विश्व का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। ठीक है, और यहाँ पे इसी ग्लेशियर से निकलती है नुब्रा नदी। नुब्रा नदी इस ग्लेशियर से निकलती है, और इसी ग्लेशियर के नाम पर इस ग्लेशियर से जो नुब्रा नदी निकलती है, तो इसी के नाम पर यहाँ पे है नुब्रा नदी घाटी। नुब्रा नदी घाटी। ठीक है, नुब्रा नदी घाटी। और ये जो नुब्रा नदी है, नुब्रा नदी किसकी सहायक है? सिंधु की। यानी कि मोस्टली आप देखेंगे कि जो इस श्रेणी से जो भी नदियां निकलती हैं
ज़्यादातर वो क्या है, जो सिंधु नदी तंत्र का निर्माण करती है। ठीक है, इसके बाद से आप देख लीजिए आपने सियाचिन ग्लेशियर, इसके सबसे जो उत्तर पश्चिम में जो स्थित है वो है, इसका नाम है बातूरा ग्लेशियर। ठीक है, इसके बाद से जब उसके नीचे आएंगे तो ये है हिस्पर ग्लेशियर। जस्ट इसके ऊपर आप देखेंगे, ठीक है, यानी कि उत्तर पश्चिम कह सकते हैं। ठीक है, ये कौन सा है, ये है आपका खार्दोपिन ग्लेशियर। खार्दोपिन ग्लेशियर। इसके बाद से है आपका बियाफो ग्लेशियर। ये जो जितने ग्लेशियर्स हैं, ये सब जिसका भी हम यहाँ पे नाम बता रहे हैं, ये सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन इसी प्रकार बनता है कि फला ग्लेशियर किस राज्य में है, या फिर ये पूछेगा कि ये जो ग्लेशियर्स हैं किस श्रेणी में स्थित है। तो श्रेणी में तो आपको बता दिया कि ये सारे जो ग्लेशियर्स ये आपको दिख रहे हैं, ये काराकोरम श्रेणी में है। ठीक है, तो ये हो गया आपका खार्दोपिन, फिर इसके बाद से बियाफो, इसके बाद से है ये आपका नीचे चोमोलुंगमा ग्लेशियर। इसके नाम से कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चोमोलुंगमा के अगर नाम आ गया तो कई बार सोचते हैं कि तो नॉर्थ ईस्ट में होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। चोमो से ये मत समझ जाइए कि ये, या फिर कई बार लोग गलत करके चले जाते हैं कि ये तिब्बत में होगा। ठीक है, पहले ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता था, लेकिन अब लेह लद्दाख के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर इसके बाद से है बालतोड़ो ग्लेशियर। बालतोड़ो या बालतोड़ा ग्लेशियर इसको बोलते हैं। ये जो बालतोड़ा ग्लेशियर है, इसी पर स्थित है माउंट केटू का संबंध इसी से है, बालतोड़ा ग्लेशियर से। ये जो ग्लेशियर्स होते हैं, खाली ग्लेशियर्स थोड़ी होते हैं, ये जो वहाँ पे पर्वत पहाड़ हैं, ठीक है, उन्हीं भी इन ग्लेशियर्सों का जमा हुआ है, जो सर्दियों में बर्फबारी होती है। ठीक, ये जितने भी ग्लेशियर्स हैं, अगर क्वेश्चन आए तो पाक अधिकृत कश्मीर के जो गिलगित प्रांत है, सब इससे के संबंधित क्षेत्र में आते हैं, और भारत के। ठीक है, ये आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया जो लद्दाख में स्थित जितने महत्वपूर्ण ग्लेशियर्स हैं, और साथ ही साथ जो काराकोरम श्रेणी में स्थित हैं। ठीक है, एक और ग्लेशियर्स है यहाँ पे, ये सालतोरो ग्लेशियर। सालतोरो ग्लेशियर कहाँ पे है, लद्दाख में है। यहाँ की जो तापमान है, ये सर्दियों में जो ये ग्लेशियर्स होते हैं, -50 डिग्री तक सेल्सियस तक यहाँ की क्या है, तापमान घट जाता है। यानी कि तापमान जो होता है वो -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में छोटे छोटे बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, जिनका सारा नाम बता पाना कठिनाई है, और आपको याद करना भी कठिन हो जाएगा, और वो पूछे भी नहीं जाते हैं। ठीक है, जो पूछे जा चुके हैं अब तक एग्जाम में, उनका यहाँ पे चर्चा बहुत ज़रूरी है, और अक्सर देखा जाता है कि इन्हीं क्वेश्चनों को घुमा फिरा के पूछा जाता है। ठीक है, हाँ, इसमें ये जरूर देखना था कि सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है।
तो जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो सियाचिन ग्लेशियर है। इन जो भी ग्लेशियर्स हैं इनको किसी एक को दूसरे के साथ अगर मिला दिया जाए, जितने नाम लिया है, ठीक है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर्स हो जाएगा। ठीक है, इनका जो नाम होता है वो क्षेत्र के नाम पे इनका नाम पड़ता है। ठीक है, तो ये क्षेत्रीय नाम है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, जब नीचे हम आएंगे, ये तो हम नॉर्थ से फिर जब जैसे जैसे नीचे आएंगे, हिमालय क्या है, हिमालय का जो विस्तार है कुछ ऐसे करके है। ठीक है, तो जब हिमाचल प्रदेश में आएंगे तो हिमाचल में एक ग्लेशियर मिलता है, सोनापानी ग्लेशियर। सोनापानी ग्लेशियर जब आप रोहतांग दर्रा जाएंगे तो रोहतांग दर्रा से दिखता है और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ठीक है, लगभग पीले आकार का दिखेगा, इसलिए इसका नाम है सोनापानी। दरअसल ये पीला क्यों दिखता है, जो सूर्य का प्रकाश एक चमकता हुआ बिल्कुल दिखता है, जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है, ठीक है, इसके वजह से। चलिए इसके बाद से हम देखेंगे, जब उसके नीचे आएंगे, हिमाचल प्रदेश में और भी बहुत छोटे छोटे ग्लेशियर्स हैं। ठीक है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है और वहाँ पे भी बर्फबारी होती रहती है, और क्या होता है कि फिर गर्मियों में वो पिघल कर ख़त्म भी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पे उत्तराखंड में स्थित है गंगोत्री ग्लेशियर। उत्तराखंड में है गंगोत्री ग्लेशियर। आपको गंगोत्री के बारे में पता होगा, इसी ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, इसे गोमुख भी बोलते हैं। अगर इसमें से कुछ भी आए, कंफ्यूज नहीं होना है, बताइए। ठीक है, गंगा नदी इसी से निकलती है। ठीक, और जो ये गंगा नदी है ये वर्ष भर जल का परिवहन करती है। मतलब कि जो हिमालयी जितनी भी नदियां हैं वो हम जानते हैं कि ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से इन नदियों का निर्माण हुआ है, और इसी कारण उस ग्लेशियर के वजह से, पिघलने के वजह से ही इसमें वर्ष भर पानी रहता है, भरा रहता है। ठीक है, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो मौसमी नदी होती है। जब बारिश होगा तब तो उसमें पानी देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे बारिश ख़त्म होता है उसमें पानी की जो मात्रा होती है धीरे धीरे ख़त्म होते होते सूख जाती हैं नदियाँ। ठीक है, तो इसलिए जो हिमालयी नदियाँ होती हैं इनको सदा नीरा भी कहा जाता है, सदा नीरा। ठीक है, और ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है कहाँ पर है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। ठीक है, उत्तरकाशी जिला। ठीक, फिर इसके बाद से यहाँ पर है, यहीं से आगे से निकलती है यमुना नदी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। जो यमुनोत्री ग्लेशियर है ये कौन से पर्वत पे है, बंदरपूंछ। तो एक बार ये भी कह दिया जाता है कि जो यमुना नदी निकलती है वो बंदरपूंछ से निकलती है। अब बंदर का वो पूंछ मत समझ लीजिएगा, ये बंदरपूंछ पर्वत का नाम है। ठीक है, फिर यहाँ पे है आपका मिलाम ग्लेशियर, उत्तराखंड में ही स्थित है मिलाम ग्लेशियर। और इसके बाद से पिंडर ग्लेशियर है, पिंडर ग्लेशियर से निकलती है पिंडर नदी, पिंडर नदी। ठीक है, फिर उसके बाद से है आपका चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर।
चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर पूछा जा चुका है कि चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पर है, तो वो है उत्तराखंड में। इस ग्लेशियर के पिघलने के कारण एक झील का निर्माण हुआ है, ठीक है। उस झील का नाम है गांधी सागर झील, गांधी सागर झील, ठीक है। तो ये इतने सारे क्वेश्चन उत्तराखंड के ग्लेशियर से, उत्तराखंड के में जो ग्लेशियर्स हैं बहुत सारे, यहाँ पर भी ग्लेशियर हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण ग्लेशियर्स हैं उनकी चर्चा आवश्यक हो जाती है। फिर इसके बाद से हम जब आगे आएंगे तो देखेंगे सिक्किम राज्य में 2 महत्वपूर्ण ग्लेशियर्स हैं। एक तो खुद सिक्किम के नाम से ही है, ठीक है, सिक्किम ग्लेशियर्स, ठीक है, और दूसरा जो है वो है जेमू ग्लेशियर। तो अगर पूछे क्वेश्चन में कि जेमू ग्लेशियर्स कहाँ है तो सिक्किम राज्य में है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग घाटी के बारे में, ठीक है, भारत के प्रमुख घाटी के बारे में। आइए देखते हैं अब घाटी के बारे में, ठीक है। जो भारत में जो प्रमुख घाटियां हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम ऊपर से शुरू करते हैं, ठीक है। ऊपर आप देखेंगे कि जो लद्दाख रीजन है, लद्दाख रीजन में 3 महत्वपूर्ण घाटियां हैं। एक है मरखा घाटी, सुरू घाटी और नुब्रा घाटी। जो मरखा घाटी है मरखा नदी के द्वारा निर्मित है, ठीक है, और यहीं पे है हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क से ही होते हुए मरखा नदी बहती है। तो ये कहाँ पर है, लद्दाख में, लद्दाख। ये सब पहले जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आते थे, लेकिन जब विभाजन हुआ तो फिर ये लद्दाख के अंतर्गत आने लगे। फिर ये सुरू घाटी है, सुरू घाटी भी लद्दाख में ही स्थित है और ये सुरू नदी द्वारा बनाया गया है। फिर नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी अभी आपने पीछे वीडियो में देखा, ठीक है, जब हम लोग ग्लेशियर पढ़ रहे थे कि जो नुब्रा नदी है वो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है और उसी नदी के द्वारा जो निर्मित घाटी है उसको बोलते हैं नुब्रा नदी घाटी, ठीक है। जो नुब्रा नदी है वो जास्कर की सहायक नदी है, ठीक है, और जास्कर श्रेणी से निकलती है जास्कर नदी, ठीक। चलिए अब हम लोग देखेंगे जोजिला घाटी कहाँ पे है। तो जोजिला जो घाटी है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। आपको घाटी का तो परिभाषा पता ही है कि बताया था कि जब दो से पर्वतों या पहाड़ियों के बीच स्थित समतल मैदान को घाटी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग इन्हीं घाटियों के बारे में देखेंगे। सबसे ज़्यादा इसमें अगर क्वेश्चन आता है तो जो हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं, उत्तराखंड में और लद्दाख श्रेणी में जो स्थित जो घाटियां हैं, इन घाटियों से क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, कोई भी क्वेश्चन को लेके आपके मन में डाउट नहीं रहेगा, सारे डाउट आपके क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है कांगड़ा घाटी। अब चूंकि यहाँ पे ये हिमाचल का नक्शा है, यहाँ पे सारे को एडजस्ट करना काफ़ी कठिन है, इसलिए अलग मैंने लिख दिया है। एक चीज़ और आपको बता देना चाहते हैं कि आप लोग ट्रिक का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अगर आप ट्रिक बनाते हैं या किसी वीडियो चाहे कहीं से भी आप ट्रिक ढूंढ लेते हैं तो ट्रिक क्या होता है, कितना आप ट्रिक बनाएंगे भूल जाएगा। लेकिन आप मैप देख रहे हैं और वहाँ के और जो उससे संबंधित विशेषताएं हैं उसके बारे में अगर जानते हैं तो वो भूलेगा नहीं, ठीक है। अरे कितनी बार भूलेगा, 1 बार भूलेगा, 2 बार भूलेगा, 3 बार भूलेगा, बार बार नहीं भूलेगा। और अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो 2 से 3 बार में आपको याद हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा और उसके बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में आप किसी और से बता सकते हैं। अगर किसी ने याद कर लिया कामासपिकू कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, इतना से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ विशेषताएं अगर पूछ दिया कभी
तो आप क्या लिखेंगे? कुछ नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको देखते हुए चलते हैं। जो कांगड़ा घाटी है ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे मुख्य रूप से 7 घाटियों के बारे में हम चर्चा करेंगे जो हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं। कांगड़ा घाटी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ये एक सांस्कृतिक पर्यटन स्थल है। ठीक है, और ये अपने मतलब वहाँ पे जो ट्रैकिंग होती है, ठीक है, जो अगर स्काइटिंग वगैरह करने के जो शौकीन होते हैं वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पे तो सांस्कृतिक स्थल होने के साथ साथ वहाँ पे जो आप स्काइटिंग वगैरह करते हैं, जो खेल वहाँ से पहाड़ियों से संबंधित है, वो खेलने के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद से देखेंगे मालना घाटी। मालना घाटी भी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। मालना घाटी एक ऐसा जगह है जिसके बारे में बहुत रोचक आपको जानकारी बताने जा रहा हूँ। ये जो आधुनिक दुनिया है, उस आधुनिक दुनिया से यहाँ के जो निवासी होते हैं वो अपने आप को अलग पाते हैं, अलग महसूस करते हैं, अलग रहना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर खेती की बात करें तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो नशीले जो पदार्थ हैं जैसे चरस, गांजा हो गया, यहाँ पे उच्च किस्म के प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ इस घाटी में एक बार ऐसा कहा जाता है कि अकबर जब बीमार हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पर गया था अपना इलाज कराने के लिए, और इलाज कराने के बाद से जब वो ठीक हो गया तो यहाँ के जो लोग थे उस क्षेत्र को ऋण मुक्त कर दिया, ऋण में यानी कि कर मुक्त कर दिया। ठीक है, और एक चीज़ और है, यहाँ जो लोग जाते हैं, ठीक है, वो किसी का कोई सामान कुछ नहीं छूता है। अगर कोई छू दिया तो उसके ऊपर यहाँ के लोग पेनाल्टी भी लगा देते हैं। इनका अपना सरकार चलता है, ये अपने अनुसार किसी पे प्रतिबंध लगाते हैं, दंडित करते हैं। ठीक है, तो ये रहा मालना घाटी का विशेषता। और कहाँ पे है? हाँ, इसे छोटा यूनान के नाम से भी जाना जाता है, छोटा यूनान। और इनका अपना जो संस्कृति और अपना प्रशासन होने के कारण, ठीक है, इसे एथेंस के भी नाम से जाना जाता है, एथेंस। ठीक है, चलिए इसके बाद से हम लोग देखेंगे स्पीति घाटी। स्पीति घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में है और तिब्बत और हिमाचल प्रदेश के सीमा पर स्थित है। और ये जो स्पीति घाटी है ये ठंडी रेगिस्तान, इसे ठंडी रेगिस्तान भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं शीत मरुस्थल। स्पीति घाटी जो है यहाँ पे ठंडी रेगिस्तान पाई जाती है। साथ ही साथ ये भारत और तिब्बत के सीमा पर स्थित है। और यहाँ पर जो यहाँ के लोग हैं वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म को वज्रयान बौद्ध धर्म, वज्रयान बौद्ध धर्म। ठीक है, यहीं पे इन बौद्धों के ज़्यादा मानने के कारण या बौद्ध को मानने वाले लोगों के होने के कारण यहाँ पर क्या है, बौद्ध का तपोमठ स्थित है। तपोमठ ये आपको अब ट्रिक में अगर आप ये पढ़ते थोड़ी मिलता, नहीं मिलता। इसलिए जो भी जानकारी है उसको विस्तृत जानकारी के साथ चलें, कभी नहीं भूलेगा। फिर इसके बाद से है कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी के बारे में आप लोग सुने होंगे, काफ़ी चर्चित जगह है। ये जो जगह है कुल्लू घाटी, जो कुल्लू घाटी है, किन किन चीज़ों के लिए फेमस है?
पहला चीज, यहाँ पे सेबों की खेती अत्यधिक होती है, ठीक है, सेबों की खेती अत्यधिक होती है। यहाँ पर मंदिरों की संख्या अधिक है, यानी कि सांस्कृतिक स्थल है। दूसरा चीज, यहाँ के जो वृक्ष होते हैं जैसे कि चीड़, देवदार इत्यादि, ये ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं, ठीक है, और इसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वत, इसको चारों तरफ से क्या हुई हैं, ढकी हुई हैं, इसलिए इसकी एक अलग ही सुंदरता दिखने को मिलता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है। फिर इसके बाद से आप देखेंगे सांगला घाटी। जो सांगला घाटी है इसे बसपा घाटी के भी नाम से जानते हैं, ये भी कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और ये ऐसी घाटी है जिसके चारों तरफ पर्वतों का विस्तार है, यानी कि ऊंची ऊंची पर्वतों के बीच में स्थित है, ठीक है। तो इसे सांगला घाटी बोलते हैं, ये इसकी विशेषताएं हैं। फिर इसके बाद से आप देखेंगे पार्वती घाटी। पार्वती घाटी भी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। पार्वती घाटी से जब लोग पर्यटक जाते हैं मणिकर्ण शहर के लिए, तो वहाँ से मार्ग निकलता है, और मणिकर्ण शहर वहाँ पे गर्म जल का स्रोत है। यहाँ पे गर्म जल स्रोत होने के कारण भूतापीय जल ऊर्जा से संबंधित यहाँ पे अनुसंधान बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हिंदू और सिख धर्म के लोग वहाँ पे जाते हैं, मानते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो गुरुद्वारा है वहाँ पे डेली लंगर भी चलता है, चूँकि मैं वहाँ पे गया हूँ, काफ़ी अच्छी जगह है। ऐसा उसमें मान्यता है कि जो गर्म जल का जो स्रोत है उसमें अगर आप नहा लिए तो आपके जो स्किन डिजीज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप कितने भी थके हों और उस पानी में आप नहा लिए तो आपकी थकावट दूर हो जाती है। तो खैर मान्यताएं तो अलग हैं, उसमें और जो सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिसके वजह से वो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, और साथ ही साथ गर्म रहता है तो उससे भी रिलैक्स मिलता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं किन्नौर घाटी। किन्नौर घाटी जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में है, और ये हिमाचल प्रदेश का जो अंतिम गांव है चिटकुल, चिटकुल को क्या करता है, ये मार्ग प्रदान कराता है। जो किन्नौर घाटी है, किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और हिमाचल प्रदेश का जो आखिरी गांव चिटकुल है उसको मार्ग प्रदान कराता है, और ये भारत और तिब्बत के सीमा पर स्थित है, भारत और तिब्बत के सीमा पर स्थित है, ठीक है। तो ये रहे 7 आपके हिमाचल प्रदेश से संबंधित जो घाटी है। इसके बाद से अब हम लोग देखेंगे क्या नाम है इसका, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में स्थित प्रमुख घाटियां, ठीक है। थोड़ा इसको मिटा देते हैं। उत्तराखंड में घाटी है हरकी-दून घाटी। आपको हरकी-दून से नाम याद आ जाएगा, तुरंत आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। आइए अब उत्तराखंड के जो घाटियां हैं उनको देखते हैं। देखेंगे उत्तराखंड में स्थित है हरकी-दून घाटी। जो हरकी-दून घाटी है ये जो भी प्रमुख घाटियों हैं, जो घाटियां हैं उनमें ये प्रमुख स्थान इसका भी आता है, ठीक है। और इसके बाद से है कूटी घाटी। कूटी घाटी कहाँ पर है, ये भी है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो कूटी घाटी है यहाँ पे पर्यटक, ठीक है, और जो वनस्पति अनुसंधानकर्ता लोग हैं, ठीक है, जो वनस्पतिविद हैं, यानी कि इन क्षेत्र में क्या होता है कि बहुत भांति भांति प्रकार के जो वनस्पतियाँ औषधियाँ पाई जाती हैं, तो लोग वहाँ पे क्या करते हैं, रिसर्च करने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो जगह है
यहाँ पे वनस्पतिविद, एडवेंचर्स, ठीक है। और जो उस क्षेत्र में जो घाटियाँ हैं यहाँ पे अक्सर जो खेल वगैरह होते हैं खेला जाता है, ठीक है। तो इसके लिए वहाँ पे लोग जाते हैं, ठीक है। इसके बाद से ये कहा जाता है कि जो उत्तराखंड है यहाँ पे जो छोटे छोटे घाटियाँ हैं, एक तो जो यहाँ पे जो ग्लेशियर उत्तराखंड में पाए जाते हैं, ठीक है, तो इनसे जो नदियाँ निकलती हैं वो सदावाहिनी या सदानीरा होती हैं, यानी कि वर्ष भर उसमें पानी होता है, ठीक है। और यहाँ की जो प्राकृतिक विशेषताएं हैं, ठीक है, वो है यानी कि प्रकृति के साथ साथ यहाँ का क्या होता है, मौसम इतना सुहावना, इतना सुंदर होता है कि लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी घाटियाँ हैं ये देखेंगे कि पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद से है भिलंगना घाटी। भिलंगना क्या कहाँ पर है, ये भी उत्तराखंड में है। ये जो सारे आपको दिखाए जा रहे हैं ये सारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं। जो भी हम आपको बताएंगे वो इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। आप इसके बाद से फिर देखेंगे जौहर घाटी। जौहर घाटी को गौरी गंगा घाटी के भी नाम से जानते हैं। गौरी गंगा घाटी कहाँ पर है, तो ये है उत्तराखंड में, ठीक है। इसके बाद से सबसे जो उत्तराखंड की प्रसिद्ध घाटी है फूलों की घाटी। जो फूलों की घाटी है कहाँ पर है, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, चमोली जिले में, ठीक है। और कहा जाए ये कि किस हिमालय के अंतर्गत आता है, तो ये आता है गढ़वाल हिमालय, ठीक है। उत्तराखंड में चमोली जिले में गढ़वाल हिमालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इस घाटी को पिंडर घाटी के भी नाम से जाना जाता है, पिंडर घाटी के नाम से। यहाँ पे जो नंदा देवी अभयारण्य है 1982 में यूनेस्को ने अपनी सूची में इसको शामिल किया, ठीक है, ठीक है। और ये जो फूलों की घाटी है ये उसी का भाग है, यानी कि नंदा देवी का भाग है। तो ये रहा उत्तराखंड का विशेषता। फिर इसके बाद से हम लोग आगे जब जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे सिक्किम स्थित है। सिक्किम में है चुम्बी घाटी और युथांग घाटी। जो चुम्बी घाटी है ये 3 देश की जो सीमाएं इस पे लगती हैं। कौन कौन सी लगती हैं, एक तो लगता है भारत, ठीक है, दूसरा लगता है तिब्बत और तीसरा लगता है भूटान, ठीक है। 3 देश को सीमाएं लगती हैं। तो इसलिए ये जो घाटी है ये सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो सेनाएं हैं, यहाँ पे भारत ने भी अपना सेना तैनात कर रखा है, तिब्बत ने भी अपना सेना तैनात कर रखा है, ठीक है। यहाँ से जब आपका जो युद्ध वाले जो अस्त्र शस्त्र होते हैं इस माध्यम से पहुँचाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे स्थित है 2 महत्वपूर्ण दर्रे, नाथुला दर्रा और जिलेपला दर्रा। जो जिलेपला दर्रा है, ठीक है, यहाँ पे ये चुम्बी घाटी में उसका जो मुख होता है वो खुलता है, ठीक। और युथांग घाटी आपका सिक्किम राज्य में है। फिर इसके बाद से हम जाएंगे और नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ पे नागालैंड में स्थित है जूकू घाटी, ठीक है। जूकू घाटी जो है इसको 5 जून 2019 को इस क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त कर दिया गया था, ठीक है, प्लास्टिक मुक्त कर दिया गया था। तो यानी कि जो 5 जून को क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस, और पर्यावरण दिवस के ही अवसर पे इसको प्लास्टिक मुक्त कर दिया गया था। फिर उसके बाद से जब हम दक्षिण में आएंगे
तो एक प्रसिद्ध घाटी है, उसे बोलते हैं शांत घाटी। शांत घाटी कहाँ पर है? तो ये है केरल में। ये जानते हैं जो शांत घाटी है नीलगिरी पर्वत पर स्थित है, नीलगिरी पहाड़ियों के मध्य स्थित है। इसके बाद से ये अगर जिला पूछ दिया तो पलक्कड़ जिले में स्थित है, पलक्कड़ जिला। ठीक है, तो ये रहे भारत के महत्वपूर्ण घाटियां जिनसे अक्सर किसी न किसी एग्जाम में देखा गया है प्रश्न को पूछते हुए। ठीक है, तो कहीं आपका भी 9 प्रश्न छूट जाए इसलिए इन सारी चीज़ों को बता दिया गया। फिर इसके बाद से अब हम लोग देखते हैं दर्रा। हम लोगों ने पढ़ लिया ग्लेशियर घाटी, अब दर्रा पढ़ना है। ठीक है, जो दर्रा होता है वो पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र में आवागमन के लिए प्राकृतिक मार्ग होता है। ठीक है, ये नदियों द्वारा भी बनाया जाता है या फिर इसके और भी जो फैक्टर्स हैं जैसे कि हवा, ठीक है, भूस्खलन और पर्वतों का उत्थान, बहुत सारे इसके माध्यम हैं। ठीक है, तो बस इतना जान लीजिए आप कि पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्रों में आवागमन के लिए जो प्राकृतिक मार्ग होते हैं, ठीक है, उन्हें दर्रा कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ये पहाड़ी है, हमें यहाँ से यहाँ जाना है तो कैसे जाएंगे? तो एक मार्ग की आवश्यकता है क्योंकि इतने ऊंचे ऊंचे ये पर्वत होते हैं कि यहाँ जाना मुश्किल होता है। तो इन्हीं मार्गों के सहारे हम लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं। फिर वही हम लोग ऊपर से शुरू करेंगे, जो खासकर दर्रे कहाँ होंगे जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र होगा या पठारी क्षेत्र होगा। ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्र में सबसे पहले हम देखेंगे इसके जो क्रम वाइज हम देखते हुए चलेंगे। सबसे उत्तर पश्चिम में है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसे बोलते हैं अघिल दर्रा। अघिल दर्रा है और ये काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और बात करें राज्य की तो पहले जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब जब से अलग हुआ है तब ये लद्दाख के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसके बाद से है काराकोरम से दर्रा। जो काराकोरम दर्रा है, ठीक है, ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है और इसी दर्रे से होकर यारकंद एवं तारिम बेसिन जाने का मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, फिर इसके बाद से है आपका खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा कहाँ पर है? ये भी आपका लेह में है, लेह यानी कि लद्दाख में है। और ये सारे जितने भी इधर आप देख रहे हैं ये सारे जो भी लद्दाख में हो काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो खारदुंगला दर्रा है इसकी खासियत ये है कि भारत की सबसे ऊंचा परिवहन मार्ग प्रदान कराता है। जो बस गाड़ियां वगैरह होती हैं जो इस दर्रे के जो माध्यम से जाती हैं, तो ये सबसे ऊंचाई पर स्थित खारदुंगला दर्रा है। ठीक है, इसके बाद से है आपका थांगला दर्रा। थांगला दर्रा भी लद्दाख में है और ये दूसरा सबसे ऊंचा है। ठीक है, दूसरा सबसे ऊंचा। अब ये कहा जाएगा कि ये किससे किसको जोड़ता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसके पूर्व में क्या है, तिब्बत। तो ये तिब्बत को जोड़ते हैं दोनों। ठीक है, इसके बाद से है ये देखिए बारालाचला दर्रा। बारालाचला दर्रा कहाँ पर है? ये भी लद्दाख में है और ये भारत और तिब्बत के सीमा पर स्थित है। चंद्रभागा नदी इसी दर्रे से
भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, इसी दर्रे से चंद्रभागा नदी निकलती है, ये है। ठीक है, इसके बाद से है आपका शिपकिला दर्रा, इमिसला दर्रा। इमिसला भी भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है और ये लद्दाख के अंतर्गत आता है। बस इसका आप लोकेशन जान लीजिए कि कहाँ पर है। ठीक है, कहाँ पे है और किस श्रेणी के अंतर्गत आता है और किन दो देशों के बीच में स्थित है। तो इसके भारत के जो पूर्व में तिब्बत है, ठीक है, और इधर भारत, तो इनके बीच में जो ये दर्रे हैं इनको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये नहीं कि अब ये आ जाए इमिसला बारालाचाला तो हम कंफ्यूज हो जाए कि भाई किसके बीच में है। नहीं, कंफ्यूजन नहीं रखना है, कंफ्यूजन दूर करना है। ठीक है, इसके बाद से है आपका शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा कहाँ पर है? ये है हिमाचल प्रदेश में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा है। ठीक है, ये भी हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, वहाँ से आने जाने का मार्ग प्रदान करता है। और सबसे महत्वपूर्ण नदी जो मतलब वो बात है वो सतलज नदी। सतलज नदी इसी दर्रे के माध्यम से भारत में कह सकते हैं प्रवेश करती है या हिमाचल में प्रवेश करती है। ठीक है, फिर इसके बाद से हम नीचे आएंगे। ठीक है, तो आपको दिखेगा माना दर्रा और नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। ये तीनों कहाँ पर हैं? ये तीनों कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में हैं। और ये तीनों भारत और तिब्बत के सीमा पर स्थित हैं। तो यानी कि ये जो दर्रे हैं इनसे तिब्बत जाया जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ जो ये लिपुलेख दर्रा है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत जो तीर्थयात्री जाते हैं वो इसी दर्रे के माध्यम से होकर जाते हैं। ठीक है, फिर हम जब आएंगे आगे तो देखेंगे कि सिक्किम राज्य में है नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा, यहाँ पर भी नाथुला जो सिक्किम में है इस दर्रे से होकर तिब्बत जाया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो जेलेपला दर्रा है इससे भी, इससे जो जेलेपला दर्रा है इसे दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, दार्जिलिंग चुंबी घाटी होते हुए तिब्बत को मार्ग प्रदान करवाता है। ठीक, ये जो दर्रे हैं ये सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर भारत और चाइना के मध्य हमेशा विवाद बना रहता है और दोनों की सेनाएं यहाँ पे लगी हुई हैं। ठीक है, इसके बाद से आप देखेंगे जब नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे यानी कि पूर्व की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक, फिर यांग्याप दर्रा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी तिब्बत को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। पांगसाऊ दर्रा भी तिब्बत को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद से लेखापानी दर्रा। ठीक है, लेखापानी दर्रा आप देख सकते हैं, ये रहा। लेखापानी भी दर्रा जो है वो तिब्बत को किससे जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। ठीक है, इसके बाद से जब हम आगे जाएंगे, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, नाथुला दर्रा देख लिए, जेलेपला दर्रा देख लिए। इसके बाद से जब हम जाएंगे आगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा। जो बोमडिला दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लासा से जोड़ता है। ठीक, तिब्बत की राजधानी लासा से जोड़ता है। फिर इसके बाद से है यांग्याप दर्रा। यांग्याप दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक,
और यहीं से, इसी दर्रे से होकर जो ब्रह्मपुत्रा नदी है वो भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, फिर इसके बाद से जब हम आगे जाएंगे, ठीक है, तो ये आपका पंगसाउ दर्रा। जो पंगसाउ दर्रा है, पंगसाउ दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। भारत और म्यांमार का जो मांडले है उससे जोड़ता है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। फिर आपका है लेखा पानी दर्रा। ठीक है, ये रहा आपका लेखा पानी दर्रा। लेखा पानी दर्रा ये रहा आपका। ठीक है, लेखा पानी दर्रा से भारत और म्यांमार के जो बीच व्यापार जो मार्ग है उसको ये मार्ग प्रदान कराता है। ठीक है, तो ये जो दर्रे हैं ये कहाँ पर हैं? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और ये किसे जोड़ते हैं? म्यांमार को। फिर इसके बाद से जब आएंगे आप नीचे, तो नीचे आप देखेंगे कौन सा दर्रा है? दीफू दर्रा। दीफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। तो इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में कितने दर्रे हो गए? 1 2 3 4 5। ये आपको क्रमवाइज याद कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल हमने आपको क्रम से पढ़ाया है। ठीक, इसके बाद से है आपका लास्ट जो है ये तुजू दर्रा। इधर से मतलब लास्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट का जो है लास्ट तुजू दर्रा कहाँ पर है? मणिपुर में है। मणिपुर में स्थित है और ये भी म्यांमार और भारत यानी कि मणिपुर की सीमा पर स्थित है। इस प्रकार कह सकते हैं कि जो तुजू दर्रा है वो मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। ठीक है, ये आप इधर पूर्व की तरफ में जो स्थित है इधर देखें। फिर आप इधर आएंगे, ठीक है, आप देखेंगे बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा कहाँ पे है? बुर्जिल दर्रा ऐसे तो है ये पाक अधिकृत कश्मीर में, ठीक है, लेकिन ये जो क्षेत्र है ये लद्दाख के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये जो बुर्जिल दर्रा है ये कश्मीर को लद्दाख के देवसाई से जोड़ता है। देवसाई से जोड़ता है जो आपका ये बुर्जिल दर्रा है। ठीक है, इसके बाद से जब उसके नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा पीर पंजाल दर्रा। ठीक है, जो पीर पंजाल दर्रा है ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा किसको जोड़ता है? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है, और इसके जो ये पीर पंजाल दर्रा है, शोपियां वहाँ पे शहर है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, शोपियां शहर इसके बुर्जिल दर्रे के काफ़ी नज़दीक है। ठीक है, यहाँ भी स्थित इस घाटी को सेबों की घाटी भी कहते हैं। सेबों की घाटी। ठीक है, इसके बाद से देखेंगे आप जोजिला दर्रा। देखिए जो जोजिला दर्रा है, जो जोजिला दर्रा है वो कहाँ पर है? जोजिला दर्रा लद्दाख में है। ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर को किससे जोड़ता है? लद्दाख को जोड़ता है। ठीक, जो जोजिला सुरंग है यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे जो भी दर्रे हैं यहाँ पे बर्फबारी होती है। ठीक, यहाँ पे बर्फबारी अत्यधिक होने के कारण जो ये मार्ग है वो बंद हो जाता था। ठीक है, तो ये जो परिवहन है या आवागमन बाधित न हो इसके लिए यहाँ पर एक सुरंग का निर्माण किया जा रहा है जो कि इसी के नाम से है जोजिला सुरंग। ये लगभग 14 किलोमीटर समथिंग है। ठीक है, और ये जो दर्रे बन जाने के मतलब ये जो सुरंग बनाया जा रहा है, ठीक है, ये सुरंग बन जाने के बाद से एशिया का सबसे लंबा 2 दिशाओं वाला सुरंग होगा। ठीक, तो ये कहाँ पे बन रहा है? जोजिला सुरंग में, यानी कि जोजिला दर्रे पे। ठीक,
इसके बाद से है आपका बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। और इस दर्रे से निकलती है आपका कौन सा सुरंग? जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग इसी बनिहाल दर्रे में ही स्थित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जवाहर सुरंग इसमें है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जो ये बनिहाल दर्रा है ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके इधर दर्रे। फिर आप नीचे आएंगे पठारी क्षेत्र में, तो ये आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में दो प्रमुख दर्रे हैं, एक है थालघाट दर्रा, ठीक है, और एक है भोरघाट दर्रा। जो थालघाट दर्रा है वो मुंबई को किससे जोड़ता है? नासिक से। जबकि वहीं जो भोरघाट दर्रा है वो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ठीक है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। जो थालघाट दर्रा है मुंबई को नासिक से जोड़ता है, और जो भोरघाट दर्रा है वो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। जबकि जो पालघाट दर्रा है वो कहाँ पर है? केरल में। यहाँ पे आप देख रहे हैं केरल में पालघाट दर्रा है। ठीक, और जो ये पालघाट दर्रा है ये केरल को त्रिचूर से जोड़ता है। ठीक, तो आज के रहे जो आपका ने देखा ग्लेशियर, घाटी और दर्रे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी अगला वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।